Hello everyone, I am your educator Shashank and I welcome you all to this revision series again. So let us begin with today's topic, which is human eye and the colorful world. So to begin with, we have to firstly understand the structure of a human eye and its basic components and their functions. So dear students, this is the diagram of the human eye. So the first part of the human eye is cornea. Cornea is the outermost transparent bulge in front of the eyeball. Now, just behind the cornea of the human eye, there is the iris. Uh, Iris controls the amount of light entering the eye, and there is a hole in the middle of the iris which is called the pupil of the eye, and it is through this pupil that the light enters the eye. तो कॉर्निया जो था, कॉर्निया हमारी आई की सबसे आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस होता है। आइरिस का फंक्शन क्या है कि वो द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर होनी चाहिए उसको कंट्रोल करता है। आइरिस के बीच में एक होल होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, और प्यूपिल का फंक्शन होता है कि वो अलाउ करेगा लाइट को हमारी आँख के अंदर एंटर होने के लिए। इसके बाद जो लाइट होती है वो हमारे आई लेंस, जिसको हम सिंपली क्रिस्टलाइन लेंस भी बोल देते हैं, उस पर स्ट्राइक करती है और आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके उस लाइट को रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर देता है, और रेटिना के ऊपर एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। अब रेटिना के ऊपर जैसे ही इमेज फॉर्म होती है तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में एक सिग्नल जाती है और ब्रेन उस इन्वर्टेड इमेज को हमें सीधा दिखाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आई दूर के ऑब्जेक्ट को भी और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को भी फोकस करने के कैपेबल होती है। आई की इसी कैपेबिलिटी को अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई बोला जाता है। द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई to focus nearby as well as distant objects by changing its focal length is known as accommodation of human eye. अब ये जो आई लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज कर पा रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स एक्चुअली एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने से होता क्या है कि सिलियरी मसल्स ने दो एंड्स पे से आई लेंस को होल्ड किया हुआ होता है, जिसकी वजह से जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड पोजीशन में होती हैं तो जो हमारा आई लेंस होता है ये एक स्ट्रेच्ड कंडीशन में आ जाता है। और जब ये स्ट्रेच करती हैं, सिलियरी मसल्स जब स्ट्रेच करती हैं तो हमारा आई लेंस एक बल्ज्ड कंडीशन में, या कह सकते हैं कि ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर की कंडीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बाद अगर फिज़िक्स की बात करें तो केवल जो आई लेंस है और जो रेटिना है, ये दोनों की दोनों चीज़ें ही कंसर्न्ड हैं फिज़िक्स के साथ। आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है जो सिंपली रेटिना के ऊपर, आँख के ऊपर पड़ने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, और रेटिना एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है जहाँ पर कि एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व के थ्रू एक सिग्नल जाती है ब्रेन में, जो कि हमें कलर्स को और किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में और उसकी इमेज इरेक्ट दिखाने में हेल्प करता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो है रेंज ऑफ विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए रेंज ऑफ विजन क्या होती है? तो सबसे नज़दीक जहाँ पर मेरी आई फोकस कर सकती है उस पॉइंट को हम नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई बोलते हैं। द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज़ द पॉइंट नियरेस्ट टू द आई वेयर अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन फोकस विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आई। आँख के ऊपर बिना कोई स्ट्रेन आए हुए जहाँ पर मैं इजीली फोकस कर पा रहा हूँ, वही मेरा नॉर्मल आई का नियर पॉइंट हो जाएगा, जो कि नियर पॉइंट की वैल्यू एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई होती है। नियर पॉइंट को ही हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब
सबसे कम वो डिस्टेंस जहां पर मेरी आई डिस्टिंक्टली या क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है। अब सिमिलरली फार पॉइंट भी होता है। फार पॉइंट क्या होता है? द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आई इज नोन एज फार पॉइंट ऑफ द आई। सबसे दूर मैं जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकता हूं उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन आई का। और एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो फार पॉइंट होता है इट लाइज एट इन्फिनिटी भी, वो हमेशा इन्फिनिटी पे लाई करता है। सो फार पॉइंट एक नॉर्मल ह्यूमन आई का इन्फिनिटी पे और नियर पॉइंट एक नॉर्मल ह्यूमन आई का होता है 25 सेंटीमीटर पे, और इसी 25 सेंटीमीटर को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब जो 3 बेसिक आई डिफेक्ट्स हैं वो हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। मायोपिया इज दैट डिफेक्ट इन विच a person is able to see the nearby objects but is not able to see the distant objects clearly। वो नज़दीक की चीज़ों को तो साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर की चीज़ों को साफ नहीं देख पाता, तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, क्योंकि वो नज़दीक की चीज़ें देख पा रहा है। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। इसमें जो डिफेक्टेड आई होती है वो दूर की चीज़ों को तो साफ साफ देख पाती है लेकिन नज़दीक की चीज़ों को साफ नहीं देख पाती है। एंड द थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि ना वो दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाता है ना वो पास की चीज़ों को क्लियरली देख पाता है। अब मायोपिया वाली कंडीशन में हो क्या रहा है? नॉर्मली जो एक ह्यूमन आई होती है उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है, लेकिन ड्यू टू सम डिफेक्ट्स जो हमारी आई है वो दूर की चीज़ों को फोकस नहीं कर पाती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फार पॉइंट था वो इन्फिनिटी से मूव करके कहीं हमारी आंख के नज़दीक शिफ्ट हो गया है किसी डिफेक्ट की वजह से, तो इसी कंडीशन को हम मायोपिया बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मायोपिया के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ मायोपिया। तो पहला कॉज हो सकता है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की अगर कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाए या फिर हमारी सिलियरी मसल्स सही से फंक्शन ना कर रही हों और एक ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आई लेंस हमेशा हमारा बना हुआ रहता है, तो इस वजह से हमें मायोपिया की कंडीशन हो सकती है। दूसरा, मायोपिया की कंडीशन तब भी जनरेट हो सकती है अगर हमारी आई बॉल नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा लॉन्ग हो या बड़ी हो। अब ये एक रे डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई है। एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट से आने वाली कोई भी रेस से हमेशा जो उसकी इमेज बननी चाहिए वो रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन एक मायोपिक आई में क्या होता है कि क्योंकि जो उसका फार पॉइंट था वो कहीं आंख के नज़दीक शिफ्ट हो गया है इन्फिनिटी से, तो उसकी इमेज जो हमारा आई लेंस होता है वो रेटिना से पहले ही किसी पॉइंट पे बना देता है। अब इस डिफेक्ट को सही करने के लिए हमारे पास क्या है? एक कॉनकेव लेंस है जिसका कि हम यूज करते हैं। एक कॉनकेव लेंस का हम स्पेक्टेकल बनवा के वेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा फार पॉइंट था जो इन्फिनिटी से कहीं हमारी आंख के नज़दीक शिफ्ट हो गया था, ये कॉनकेव लेंस वापस उसको इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर देता है और दोबारा से जो हमारी इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो रेटिना पे बननी स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से मायोपिया का करेक्शन होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मायोपिया की कंडीशन में हमारा जो आई लेंस होता है वो ज़्यादा कर्वेचर का हो जाता है, इसीलिए उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो हमको जो कॉनकेव लेंस यूज़ करना होता है उसका पर्पस इज़ टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। वो रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है जिससे कि हमारा आई लेंस दोबारा से रेटिना पे इमेज फॉर्म करनी स्टार्ट कर देता है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफेक्ट विच इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जैसे मैंने आपको बताया था लॉन्ग साइटेडनेस होती है जिसमें कि हम दूर की चीज़ों को क्लियरली फोकस कर पाते हैं, डिस्टिंक्टली देख पाते हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ों को हम डिस्टिंक्टली नहीं देख पाते हैं। तो जब हम नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे नियर पॉइंट में कोई डिफेक्ट आ गया है, और ये जो नियर पॉइंट होता है ये हमारी आँख से थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाता है, तो तब हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन अराइज होती है। अब हाइपरमेट्रोपिया के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहला, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। लो कन्वर्जिंग पावर मतलब जो हमारा आई लेंस है ये स्ट्रेच्ड कंडीशन में ज़्यादा रहता है। ये डिफेक्ट भी किसकी वजह से अराइज होता है? क्योंकि हमारी सिलियरी मसल्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही हैं और हमारा आई लेंस की वो
जो कर्वेचर है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। सेकेंड, ड्यू टू द आई बॉल बींग टू शॉर्ट, अगर हमारी आई बॉल भी बहुत छोटी हो जाएगी नॉर्मल साइज से तो तब भी हमें हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करती है तो रेटिना पे फॉर्म करती है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि नियर पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी जो आई लेंस है वो रेटिना पे फॉर्म नहीं कर पाती है और रेटिना के पीछे कहीं फॉर्म करने लगती है। तो इसी कंडीशन को हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्योंकि हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो वो रेटिना के पीछे कहीं इमेज फॉर्म कर रहा है, हमें अपने आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको रिड्यूस करना होगा ताकि वो वापस रेटिना पे इमेज फॉर्म करने लगे। तो उसके लिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, और जो इमेज अभी रेटिना के पीछे बन रही थी वो इस कॉन्वेक्स लेंस की मदद से अब वापस रेटिना पे फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ द थर्ड डिफेक्ट ऑफ विजन इज प्रेस बायोपिया। जैसा मैंने आपको प्रेस बायोपिया के बारे में बताया था कि दोनों नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट में डिफेक्ट आ जाता है, मतलब फार पॉइंट भी कुछ इन्फिनिटी से नज़दीक आ जाता है ह्यूमन आई के और नियर पॉइंट भी कुछ 25 सेंटीमीटर से दूर शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए फिर हम बायफोकल लेंसेज का यूज़ करते हैं। बायफोकल लेंसेज का जो अपर पार्ट होता है वो कॉन्केव लेंस होता है। फॉर डिस्टेंट विजन हम इसको यूज़ करेंगे, दूर की चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस फॉर रीडिंग या फिर नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस बायफोकल लेंसेज का नीचे वाला पार्ट होता है। एक डिफेक्ट और होता है ह्यूमन आई का जिसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में एक्चुअली क्या होता है, कैटरैक्ट एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो किसी भी पर्सन का आई लेंस होता है वो क्लाउडी या ब्लर हो जाता है, जिसकी वजह से हमको सारी चीज़ें ब्लरी दिखने लगती हैं। ऐसे डिफेक्ट को हम कैटरैक्ट बोलते हैं। कैटरैक्ट को करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, सर्जरी। सर्जरी की हेल्प से कैटरैक्ट को करेक्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। एक नॉर्मल ह्यूमन आई का फील्ड ऑफ व्यू कितना होता है। अगर मैं एक सिंगल ह्यूमन आई की बात करूं तो उसका फील्ड ऑफ व्यू 150 डिग्रीज का होता है, लेकिन अगर मैं दोनों आईज का कंबाइंड फील्ड ऑफ व्यू की बात करूं तो 180 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू होता है एक नॉर्मल ह्यूमन आई का। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये ABC एक ग्लास का प्रिज्म है। अब ग्लास के प्रिज्म के इस AB वाले फेस पे मैंने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी, सो दिस बिकम्स आवर इंसिडेंट रे। अब क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है तो रेयरर से डेंसर मीडियम में हमारी लाइट जा रही है। अगर मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनाऊं तो ये रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये AC फेस पे स्ट्राइक करने के टाइम इस वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए अब हमारी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर कर रही थी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अगर मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाऊं तो ओरिजिनल डायरेक्शन इस रे की कुछ ऐसे थी और ये यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये जो फिनोमेना है पूरा का पूरा ये है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इसके लिए अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करना होगा तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। फिर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और फाइनली जो रे हमारी एमर्ज आउट करती है इसको हम एमर्जेंट रे बोलते हैं। तो एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, जिसको कि हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट चीज इसमें आती है एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या होता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो भी हैं प्रिज्म के, एक रिफ्रैक्शन इस वाले फेस से हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन इस वाले फेस से हो रहा है, तो ये जो टॉप में जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म की। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म का क्या मतलब है कि ओरिजिनली जो भी रे हमने प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवाई थी वो जब एमर्ज आउट हुई तो कितना बेंड हो गई, उसी को हम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म बोलते हैं। तो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ये थी एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे ये थी। अगर मैं इमर्जेंट रे की डायरेक्शन को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करूं और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को फॉरवर्ड प्रोड्यूस करूं तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, जिसको सिंपली कैपिटल D से या फिर सिंबल डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है।
द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन of the incident ray and the emergent ray backwards produced is known as angle of deviation. Now our next topic is dispersion of white light by a glass prism. So what is dispersion? Dispersion is the splitting of light into its 7 constituent colors when passed through a prism. अब केवल प्रिज्म के थ्रू ही नहीं, और भी बहुत सारे हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिनके थ्रू डिस्पर्जन होता है, लेकिन इसको जनरली हम प्रिज्म के रिस्पेक्ट में ही पढ़ते हैं। डिस्पर्जन में क्या होता है कि जब कभी भी हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंस करवाते हैं तो वाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बोलते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें समझने वाली आती है कि डिस्पर्जन होता क्यों है। What is the cause of dispersion? The cause of is that the angle of refraction for different wavelengths or colors of light when passed through a prism is different. हर एक कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है जब उसको किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करवाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाइट लाइट के 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं वो अलग अलग एंगल पे बेंड हो जाते हैं, और हमको अगर मैं प्रिज्म के सामने कोई स्क्रीन प्लेस करूं तो उस स्क्रीन के ऊपर एक पूरा स्पेक्ट्रम फॉर्म होता हुआ नज़र आता है, जिसमें कि सबसे नीचे वॉयलेट कलर होता है और सबसे टॉप में रेड कलर होता है। यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जो वॉयलेट है वो मैक्सिमम डेविएशन शो कर रहा है और जो रेड है वो लीस्ट डेविएशन शो कर रहा है। अब ये वॉयलेट से लेकर के रेड तक का पूरा जो स्पेक्ट्रम है, इसको याद करने के लिए हमारे पास एक एक्रोनिम है जिसको हम विबग्योर कहते हैं, जहां पर V stands for violet, I is for indigo, B is for blue, G is for green, Y is for yellow, O is for orange and R is for red। बस हमें एक चीज़ याद रखनी है कि वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट या बेंड होता है और रेड जो है वो सबसे कम या लीस्ट डेविएट होता है, तो वॉयलेट सबसे नीचे आएगा और जो रेड है हमारा वो सबसे टॉप में आएगा। अब वॉयलेट कलर क्योंकि सबसे ज़्यादा डेविएट या बेंड कर रहा है, तो इससे हमको पता चलता है कि वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे शॉर्टेस्ट या छोटी होती है, और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। अब ये जो डिस्पर्जन का फिनोमेना था, इसको सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने स्टडी किया था। उन्होंने एक प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट की एक बीम को एंटर करवाया और देखा कि वाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट अप हो गई। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो 7 कलर्स का उनको स्पेक्ट्रम मिला, इस स्पेक्ट्रम को दोबारा एक इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू पास करवाया, और वहाँ से उनको ये पता चला कि जब अब इस दूसरे वाले इन्वर्टेड प्रिज्म से वाइट लाइट बाहर निकली, या वो 7 के 7 कलर्स जो कंबाइन हो गए वो दोबारा वाइट कलर के फॉर्म में बाहर निकले। तो यहाँ से उन्होंने ये चीज़ कंक्लूड करी कि वाइट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। Now what is the rainbow? The rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky which is produced by the dispersion of sun's light by raindrops in the atmosphere। अब ये रेनबो बनता क्यों है? A rainbow is produced by the dispersion of white light by raindrops or water drops in the atmosphere। Each raindrop acts as a tiny glass prism splitting the sunlight into a spectrum। नाउ दिस इज द रे डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। तो जो हमारा सबसे पहला इंटरफेस होता है या सबसे पहला इंसिडेंस होता है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों हो जाते हैं, और डिस्पर्जन केवल पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही होता है। ऑन द सेकेंड फेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद जो हमारा फाइनली थर्ड इंटरफेस होता है, वहाँ पे जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो दोबारा से रिफ्रैक्ट होता है केवल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सीरीज ऑफ द फिनोमेना अकरिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, सो सबसे पहला होता है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन एक साथ एक ही पॉइंट पे, देन ऑन द सेकेंड इंटरफेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एंड ऑन द थर्ड इंटरफेस केवल रिफ्रैक्शन होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर्स से बनी हुई होती है। हर लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है, और डेंसिटी अलग होने की वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। तो जब कभी भी सन से आने वाली वाइट लाइट
या कोई भी लाइट एटमॉस्फेयर के लेयर्स के थ्रू पास होकर हम तक पहुंचती है तो वो बार बार रिफ्रैक्ट होकर हम तक पहुंचती है। एंड दिस फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब कुछ ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं नेचर में जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमको ऑब्जर्व हो पाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Now the first optical phenomena due to atmospheric refraction is the twinkling of stars। अब स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर द सोर्स ऑफ लाइट, और स्टार से आने वाली जो लाइट होती है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू अलग अलग लेयर्स से बार बार रिफ्रैक्ट होकर एक ऑब्जर्वर तक पहुंचती है। तो स्टार की हमको एक ही टाइम पे कुछ दो पोजीशंस नज़र आती हैं, एक अपेरेंट पोजीशन हो जाती है और दूसरी उसकी रियल पोजीशन हो जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख में एंटर करती है ड्यू टू द सेम स्टार। एक तो उसकी रियल पोजीशन की वजह से और दूसरी उसकी अपेरेंट पोजीशन की वजह से, एंड एक आंखों में हमारी ट्विंकलिंग सा इफेक्ट बनता है और इसी की वजह से हमको जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। अब ये पढ़ने के बाद एक डाउट हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि वाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल। प्लैनेट्स इसलिए ट्विंकल नहीं करते हैं क्योंकि प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू स्टार्स, और इसी वजह से जो लाइट का वेरिएशन एक ऑब्जर्वर की आंख में एंटर करने वाली लाइट का जो वेरिएशन है वो नलीफाई हो जाता है ओवरऑल इफेक्ट अगर हम उसका कंसीडर करते हैं। इसी की वजह से हमको जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल करते हुए नहीं नज़र आते हैं। नाउ द नेक्स्ट फिनोमेना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब हम हॉराइजन पे सनराइज और सनसेट को देख रहे होते हैं, जब सनराइज नहीं हुआ होता उससे 2 मिनट पहले ही हमको ऐसा अपीयर होता है कि सनराइज हो चुका है, और सेम चीज़ सनसेट के टाइम पे भी होती है कि सन सेट हो चुका होता है लेकिन हमें 2 मिनट देर तक सन ऐसा लगता है कि अभी सेट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो सनसेट है वो 2 मिनट डिलेड हमको अपीयर होता है और जो सनराइज है वो हमको 2 मिनट से एडवांस में नज़र आनी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनराइज के टाइम पे सन जबकि हमारे हॉराइजन के नीचे ही रहता है, लेकिन उससे आने वाली जो लाइट है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होते होते ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंच जाती है और हमको सनराइज 2 मिनट पहले से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। सिमिलरली सनसेट के टाइम पे सनसेट हो चुका होता है लेकिन हॉराइजन के नीचे से भी सन की जो रेज होती हैं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचती रहती हैं और हमको 2 मिनट देर तक भी सनसेट नज़र आता रहता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस ड्यू टू द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कमिंग इन इट्स पाथ। लाइट के पाथ में जब भी कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स आते हैं तो उस पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से लाइट के अलग अलग कलर्स कुछ चारों डायरेक्शंस में या रैंडम डायरेक्शंस में स्कैटर या थ्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी फिनोमेना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अब स्कैटरिंग साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे कैसे डिपेंड करती है? तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट की शॉर्टर वेवलेंथ को ही स्कैटर कर पाते हैं और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट की बिगर वेवलेंथ्स को ही स्कैटर कर पाते हैं। सो स्मॉलर पार्टिकल्स स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ्स एंड बिगर पार्टिकल्स स्कैटर लॉन्गर वेवलेंथ्स। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो फिनोमेना हमको नेचर में ऑब्जर्व होता है उसकी बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ एंड ड्यू टू दिस टिंडल इफेक्ट द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। वैसे जनरली अगर कभी भी स्कैटरिंग तो हमारे चारों तरफ हो ही रही है लेकिन हर समय आपको जो लाइट की बीम है उसका पाथ विजिबल नहीं होता। किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा होता है कि कभी कभी आपको लाइट की पूरी बीम है जो उसका पाथ नज़र आने लग जाता है। उसी फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं और टिंडल इफेक्ट होता किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। अब टिंडल इफेक्ट आप कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो? जैसे आपने कभी एक डार्क रूम में किसी विंडो पे कोई छोटे सा टाइनी होल से लाइट को एंटर करते हुए देखा हो अगर, तो वहाँ से पूरी जो लाइट आ रही होती है टाइनी होल से उसका पूरा का पूरा पाथ आपको नज़र आने लगता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं और वहाँ पे आपको पूरा का पूरा
पाथ लाइट का नज़र आ जाता है, जो बीम होती है लाइट का उसका पूरा पाथ नज़र आ जाता है। इसी फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। सेम चीज़ कभी आप किसी डेंस फॉरेस्ट में या डैम्प फॉरेस्ट में गए हो तो वहाँ पे भी आपने ऑब्जर्व की होगी, जो ट्रीज़ की कैनपी होती है, उस कैनपी के थ्रू जो सनलाइट एंटर कर रही होती है फॉरेस्ट में, उसमें हमको लाइट का पूरा पाथ नज़र आ रहा होता है। दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? दिस ऑल हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सस्पेंडेड पार्टिकल्स coming in the path of the light. Now let us study some more phenomena which are based on scattering of light. तो सबसे पहला फिनोमेना जो आता है, why is the color of the clear sky blue? जो हमारा स्काई है वो हमको ब्लू कलर का क्यों नज़र आता है? एक्चुअली होता क्या है कि जो सनलाइट होती है उसमें तो 7 के 7 कलर्स होते हैं, जो विबग्योर हमने पीछे पढ़ा था 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। लेकिन जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत फाइन डस्ट पार्टिकल्स या एयर के पार्टिकल्स होते हैं। वो एयर के पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं और उनकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट से कम होती है। तो विजिबल लाइट से कम वेवलेंथ होना मतलब कहीं वॉयलेट के नज़दीक वेवलेंथ या ब्लू लाइट के नज़दीक कहीं उनकी वेवलेंथ होगी, तो वो सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट को ही स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमको स्काई का कलर ब्लू नज़र आता है। नेक्स्ट एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी डेंजर साइंस होते हैं तो उनको हमेशा रेड कलर से ही क्यों बनाया जाता है? रेड कलर से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत बिगर पार्टिकल्स या बिगर वेवलेंथ के पार्टिकल्स तो होते नहीं हैं, तो जो रेड कलर है वो बहुत कम स्कैटर होता है और बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर जाता है। तो डेंजर का सिंबल किसी को भी, किसी भी ऑब्जर्वर को बहुत दूर से ही नजर आता है कि वहां पर कुछ डेंजर का सिंबल बना हुआ है, इसलिए डेंजर के सिंबल को हमेशा रेड कलर से बनाया जाता है, क्योंकि रेड कलर स्कैटर्स लीस्ट and blue color scatters most. Now coming to the next phenomena based on scattering of light, which is the color of the sun at sunrise and sunset. सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन होता है वो हमको रेडिश कलर का दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन है वो हमसे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, इसलिए सन से आने वाली जो लाइट होती है वो हम तक पहुंचते पहुंचते बाकी सारे के सारे कलर्स को स्कैटर कर चुकी होती है या लूज कर चुकी होती है। हम कह सकते हैं हम तक जो पहुंच पाता है वो रेडिश या कुछ ऑरेंज कलर ही पहुंच पाता है, इसलिए हमको सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन है वो ऑरेंज या रेडिश कलर का नज़र आता है। नेक्स्ट फिनोमेना जो है वो है वाइट कलर ऑफ द सन इन द नून। दिन में या नून का जो टाइम होता है उस समय हमको सन जो है वो रेड कलर का नहीं नज़र आता, बल्कि वो येलोइश या वाइटिश कलर का नज़र आता है। क्यों? क्योंकि दिन में जो है ऑब्जर्वर से सबसे नज़दीक होता है सन और सारे के सारे कलर इक्वली स्कैटर होते हैं, और जब सारे कलर्स इक्वली स्कैटर होंगे तो वो दोबारा से वाइट कलर का फॉर्मेशन कर देंगे, तो इसलिए हमको सन उस टाइम पे वाइट कलर का नज़र आता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कोई भी एस्ट्रोनॉट जब स्काई को देखता है स्पेस से तो उसको स्काई ब्लू कलर का नहीं नज़र आता। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन द स्पेस। जब स्पेस में एटमॉस्फेयर ही नहीं होगी तो वहाँ पे सन की वाइट लाइट स्कैटर भी नहीं होगी, और जब वाइट लाइट स्कैटर नहीं होगी तो हमको कोई भी कलर विजिबल नहीं होगा। स्काई हमको डार्क या सिंपली ब्लैक कलर का नज़र आएगा स्पेस से। So this was our topic for today. Thank you for watching this video and all the best for your exams.